मरीज मिला है, उसे गुज़िश्ता दिनों एलएनजेपी में दाखिल कराया गया। उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लोकनायक अस्पताल ने जांच के लिए मरीज के खून के नमूने को पुणे भेजा है। मुल्क में अभी तक मंकी पॉक्स के 4 मामले सामने आ चुके हैं। ये शख्स 2 महीने कबल ही पेरिस से लौटा है। देश में कोरोना संकट के बीच मंकी पॉक्स ने अब सबकी टेंशन बढ़ा दी है। देश में ऑलरेडी 4 केसेस जो हैं वो सामने आ गए हैं। अब एक और दिल्ली में मरीज जो है वो मिला है और ये माना जा रहा है कि जो लक्षण उसको हो रहे हैं वो सारे मंकी पॉक्स के हैं। मरीज को एलएनजेपी में कल भर्ती कराया गया है और अब उसके जांच के सैंपल एनआईवी पुणे जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में मरीज को बुखार हुआ था, लेकिन अब पूरे बदन में दाने होने लगे हैं और मरीज के जो सिम्टम्स हैं वो सारे मंकी पॉक्स के सिम्टम्स हैं। तो ये माना जा रहा है कि दिल्ली में जो दूसरा केस सामने आ गया है, जो मरीज है ये गाजियाबाद का रहने वाला है और मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो 2 महीने पहले वो पेरिस होके आया था और अभी 2 हफ्ते पहले वो मुंबई से आया है। तो अब जांच की पुष्टि होगी और उसके बाद पता चलेगा क्या दिल्ली में ये दूसरे केस ने दस्तक दे दी है। धीरे धीरे देश में मंकी पॉक्स की जो दहशत है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 24 जुलाई को दिल्ली में पहला केस सामने आया था और उससे पहले 3 केस केरल में थे और अब ये दूसरे केस की संभावना जताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, सबकी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और उसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा गया है कि अगर कोई पेशेंट बाहर से आता है तो पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, जांच की जाएगी और सारे लक्षण अगर होते हैं तो उनके लिए पूरी मॉनिटरिंग होगी। और अगर किसी मरीज को पहले से सिम्टम है तो एलएनजेपी में डायरेक्ट आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली या हम देश की बात करें, हर कोई तैयार हो गया है, लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो धीरे धीरे अपना पैर पसार रहा है। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स की आहट है। रायपुर और भिलाई में मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा मामले मिले हैं। रायपुर में 13 साल की तालिबे इल्म में मंकी पॉक्स के अलामात मिले हैं। इससे उसे आइसोलेशन में रखा गया है। इसके सैंपल की जांच के लिए इसे पुणे भेज दिया गया है। दूसरा मुश्तबा मामला भिलाई में मिला है। ये शख्स ओमान से 21 जुलाई को लौटा था। उसे तेज बुखार है और बदन पर लाल लाल दाने हैं। वो डॉक्टरों की निगरानी में है। डॉक्टरों को खदशा है कि ये शख्स मंकी पॉक्स से मुतासिर है। वहीं दूसरी जानिब मुल्क में कोरोना के नए मामलों में आज तेजी दर्ज की गई है। जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक कोरोना के 18,313 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि इसी अरसे में 20,742 अफराद शिफायाब हुए हैं। दादोशुमार के मुताबिक कोरोना से 57 मरीजों की मौत पिछले 24 घंटों में हुई है। मुल्क में एक्टिव मामले 1,45,026 हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 4.31% है। अब तक 202,79,61,722 टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना के मामलों में फिर से एक बार उछाल देखने को मिला है। बीते 24 घंटों में 18,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, वहीं 57 मौतें हुई हैं। अगर हम बात करें तो बीते कुछ दिनों में केसेस में जो गिरावट थी वो देखी जा रही थी, लेकिन एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। कुछ दिन पहले जहां 14,000 केसेस सामने आ रहे थे, वहीं अचानक से 18,000 केसेस सामने आ गए हैं। जहां 36 मौतें हो रही थी वहां 57 मौतें हो रही हैं। तो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर कोरोना ने जो है सबकी चिंता बढ़ा दी है। और वहीं अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 1,45,000 का आंकड़ा हो गया है और केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। और अब लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो सतर्क हो जाएं और इस बात को समझें कि मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये भी पैर पसार रही है और अब एक और नई बीमारी आ गई है जिसने टेंशन बढ़ा दी है। तो लोगों को बच के रहने की, सावधान रहने की बहुत ज़रूरत हो गई है। क्योंकि ये बीमारी जो है इसमें भी बुखार आता है, इसमें भी तमाम जो है वो सिम्टम्स होते हैं। और जो दूसरी बीमारी मंकी पॉक्स जो आई है उसमें भी ही वैसे ही सिम्टम्स होते हैं, उसमें भी बुखार आता है, उसमें भी खांसी, जुकाम जो है उसकी
परेशानी सामने आती है तो लोगों को अब बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। जहां पर ज़रूरी हो वहां पर मास्क लगाएं, क्योंकि ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जो कान, नाक, मुंह से फैलती हैं। तो कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बाज़ तजावीज़ को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर अपना फैसला सुनाएगा। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ये फैसला सुनाएगी। इस फैसले के दूररस असरात मुरत्तब हो सकते हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की आईनी हैसियत और उसमें की गई तरमीमात का दिफा किया है। मरकज के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग न सिर्फ मुल्क के माली निज़ाम बल्कि इसकी सालमियत के लिए भी खतरा है, इसलिए इससे सख्ती से निपटने की जरूरत है। मगरबी बंगाल में असातिज़ा की तकर्री में हुए घोटाले की जांच का दायरा वसी होता जा रहा है। पार्था चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अब तृणमूल कांग्रेस के रुकने असेंबली और मगरबी बंगाल प्राइमरी एजुकेशन काउंसिल के साबिक सदर मानिक भट्टाचार्य से पूछताछ कर रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों मुख्तलिफ मकामात पर ED ने छापे मारे थे। उनमें मानिक भट्टाचार्य के दफ्तर में भी एजेंसी ने तकरीबन 8 घंटों तक तलाशी ली थी। ED ने मानिक भट्टाचार्य के दफ्तर से कई दस्तावेजात और CDs जब्त किए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। भूख हड़ताल यासीन मलिक कर रहे थे। यासीन मलिक को कल तिहाड़ जेल से RML अस्पताल मुंतकिल किया गया है। भूख हड़ताल की वजह से यासीन मलिक की तबीयत खराब हो गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि यासीन मलिक को कल तिहाड़ जेल से RML अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुंतकिल अस्पताल करने की वजह है ये कि भूख हड़ताल यासीन मलिक ने शुरू की थी, जिसकी वजह से यासीन मलिक की अब तबीयत खराब हो गई और उसे तिहाड़ जेल से RML अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। CBI ने भोला यादव को गिरफ्तार किया है। रेलवे भर्ती घपला मामले में भोला यादव गिरफ्तार किए गए हैं। CBI ने पटना और दरभंगा में छापे मारे, जिसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार से CBI ने भोला यादव को गिरफ्तार किया है। रेलवे भर्ती घपला मामले में भोला यादव गिरफ्तार किए गए हैं। CBI ने पटना और दरभंगा में छापे मारे। नेशनल हेराल्ड केस में ED आज फिर सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। एजेंसी ने मंगल के रोज सोनिया गांधी से तकरीबन 6 घंटों तक पूछताछ की थी। इस दौरान उनसे मुख्तलिफ नौइयत के तकरीबन 30 सवाल किए गए। सोनिया गांधी से पूछताछ के दौरान कांग्रेस ने मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया। दिल्ली में मार्च के दौरान कांग्रेस के कई बड़े लीडरों को हिरासत में भी लिया गया, फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आज भी कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहेगा। सोनिया गांधी के ED दफ्तर से वापस आने तक ये एहतजाज जारी रहेगा। शंकर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, आज कितने बजे सोनिया गांधी से पूछताछ ED की शुरू होगी, क्या बताया जा रहा है? देखिए, सोनिया गांधी अपने आवास से निकल चुकी हैं और अगले 1 से 2 मिनट के अंदर में ED मुख्यालय के अंदर प्रवेश करने वाली हैं। प्रवेश करने के बाद उनका वहां पे पहचान पत्र बनाया जाएगा। उसके बाद अंदर ED मुख्यालय के अंदर सोनिया गांधी जाएंगी। उसके बाद फिर से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। आज लगातार तीसरे दिन आज पूछताछ हो रही है। तीसरे दिन इस मामले में पूछताछ हो रहा है। जिस तरह से बाकायदा नेशनल हेराल्ड का मामला है, जिस तरह से बाकायदा इसके साथ साथ में यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उससे जुड़ा मामला है, उस मामले में आज तीसरी बार पूछताछ होगी। हालांकि इस मामले में पहले राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई थी, तो जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए थे वही सवाल आज फिर सोनिया गांधी से पूछे जाएंगे और उससे जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किस तरह से उनकी भूमिका रही है। जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी ED का जो आरोप है, आरोप काफी संगीन है कि जिस तरह से यहाँ पे कंपनी बनाया गया था और जिस तरह से कंपनी में तमाम शेयर्स ट्रांसफर हुए, जो 5 लाख रुपए की शेयर से जो कंपनी स्टार्ट होती है वो अचानक कैसे
करोड़ रुपए की कंपनी बन जाती है। तो जाहिर बात है, इसीलिए पूछताछ शुरू हुई है। शंकर, ये हम जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि कुछ देर पहले सोनिया गांधी अपने आवास से, रिहाइशगाह से निकल चुकी हैं, हो सकता है आपसे कुछ देर बाद वो आप ईडी ऑफिस पहुंच भी जाएं। कल जो पूछताछ हुई थी उसमें 30 क्वेश्चन किए गए थे और तकरीबन 6 घंटे या 8 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। आज की पूछताछ का समय क्या कुछ निर्धारित किया गया है और कितने क्वेश्चन, कितने सवालात हो सकते हैं, कुछ जानकारी इस हवाले से मिल पाई है? देखिए, सवाल जवाब के लिए वक्त कितना निर्धारित किया गया है वो तय नहीं होता है। वो निर्णय लिया जाता है जांच जब शुरू होती है, पूछताछ की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो उसके मुताबिक सवाल जवाब चलता रहता है। उसके बाद जो सवाल जवाब की प्रक्रिया होती है उसको लिखा जाता है। तो सोनिया गांधी की तबीयत अच्छी नहीं है तो वो अपने हाथ से नहीं लिख सकती हैं, तो सोनिया गांधी से जो सवाल किया जाता है उसका जवाब बाकायदा टाइप किया जाता है, लिखा जाता है। तो एक असिस्टेंट के तौर पर एक जो ईडी के अधिकारी होते हैं वो साथ में होते हैं और वो बैठ करके सारे जवाब को टाइप करते हैं। टाइप करने के दौरान में तमाम सवालों को जो जवाब होता है फिर बाद में सोनिया गांधी को पढ़ाया जाता है। उनके सामने वो कॉपी दी जाती है, सोनिया गांधी खुद पढ़ेंगी। उसके बाद वो चाहे तो किसी को बोल के पढ़वा भी सकती हैं और उसके बाद हर जितने भी पन्ने हैं उन तमाम पन्नों पर फिर बाद में सोनिया गांधी अपनी स्वीकृति देती है, अपना हस्ताक्षर करती है कि ये तमाम जो बयान है वो उनके बयान है और अपनी मर्जी से वो तमाम बयान को दिए हैं। तो ये प्रक्रिया होती है और बाद में जब ईडी मुख्यालय से जब जाने का वक्त तय होता है तो वो तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। तो इसीलिए इतना वक्त लगता है। शुरुआती तौर पर पूछताछ की प्रक्रिया होती है सुबह के वक्त में, लेकिन शाम के वक्त में जब पूछताछ के बाद तमाम जो बयान दर्ज किया जाता है ईडी मुख्यालय में, वो बयान को फिर बाद में आरोपी को पढ़ने के लिए बोला जाता है या उनके द्वारा बाकायदा लिखवाया जाता है। तो सोनिया गांधी की तबीयत अच्छी नहीं है और कई बार उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रियंका गांधी उनके साथ में आई हैं और अपने साथ में मेडिकल का जो पोटली है साथ में वो लेकर आती हैं, जिससे कि अगर कोई मेडिसिन उन्हें देने की आवश्यकता हो तो वो भी लेके आती हैं। और साथ में एक एम्बुलेंस भी ईडी मुख्यालय के अंदर तैनात रहता है। जब सोनिया गांधी शाम में निकलती है तो उस वक्त में एम्बुलेंस भी वहां से निकलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन इस मामले में पूछताछ की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है। तो शाम तक ये निर्णय होगा, वो निर्णय होता है पूछताछ की तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कि क्या चल रही है, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, उसके मुताबिक तमाम आप प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए दफ्तर के बाहर अगर मौजूद हो तो जरा तस्वीरें दिखाइएगा, हलचल कुछ दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। अगर आप वहां पर मौजूद है, नहीं मौजूद हैं तो फिर नाज़रीन को हम ये बताएं कि आज तीसरे दौर की ये पूछताछ हो रही है। सोनिया गांधी घर से, रिहाइशगाह से निकल चुकी हैं, अब से कुछ देर बाद ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी। और दूसरा एक इस खबर का पहलू ये है कि कांग्रेस इस पूछताछ के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज कर रही है। कल एहतजाज किया गया था, कल कई बड़े लीडरों को हिरासत में लिया गया था, फिर उन्हें देर रात छोड़ दिया गया। आज ऐसे ही तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शंकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे और इससे हवाले से अपडेट लेते रहेंगे। फिर और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और जब्ती के इख्तियार को बरकरार रखा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरमीम दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है और इसकी तजावीज को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और जब्ती के इख्तियार को बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरमीम दुरुस्त है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ। सुशील, बताइएगा कि इतना बड़ा फैसला और इतना जिसका इंतजार था वो फैसला आ चुका है, कि इससे फैसले के मायने क्या निकाले जाएं और जिस तरह से अर्जियां दाखिल की गई थी उनके लिए एक बड़ा झटका भी है। देखिए, साफ तौर से ईडी की तरफ से जिनके खिलाफ ये केस चल रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से ईडी को जो अधिकार दिए गए थे फिलहाल इस पूरे मामले में, जो फिलहाल रेड से संबंधित है, समन से संबंधित है और बयान दर्ज कराने को लेकर संबंधित है, उन तमाम प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सही माना है कि जो ईडी की तरफ से केस दर्ज किया जाता है, जिसको फिलहाल ECIR कहा जाता है, उसकी कॉपी आरोपी को देना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून में
फाइनेंस बिल के जरिए किए गए जो बदलाव हैं जी। उसका मसला फिलहाल 7 जजों की बेंच को भेजा है। बाकी ईडी को फिलहाल जो भी अधिकार दिए गए थे, चाहे वो आरोपी की अरेस्टिंग से संबंधित हो, चाहे उसकी संपत्ति कुर्क करने से संबंधित हो, चाहे उसके बयान दर्ज करने को लेकर हो, ये तमाम प्रावधानों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित 272 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें कार्ति चिदम्बरम से, अनिल देशमुख से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, इन तमाम लोगों को फिलहाल एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी के हाथ और मजबूत हो जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी गई थी और ये कहा गया था कि ECIR जो दर्ज किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत, उसमें फिलहाल जो जांच एजेंसी होती है वो गिरफ्तारी करने से पहले आरोपी को ना तो गिरफ्तारी की जानकारी देती है, अगर उसके बयान दर्ज करती है तो इसकी भी जानकारी नहीं देती है। जो आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद बयान लिया जाता है, ट्रायल के दौरान ईडी उसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल करती है। बहरहाल ये मौलिक अधिकारों को वायलेट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। यानी कि अब ईडी का जो अस्तित्व है वो और बड़ा माना जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है, तो एक बड़ा फैसला है और ईडी इस फैसले से और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। उन लोगों के लिए बड़ा झटका जिन्होंने याचिकाएं यानी अर्जियां दाखिल की थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुशील, और इस हवाले से अपडेट फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। MIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवाल किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछार की, कांवड़ियों का इस्तकबाल किया, उनसे शफकत से पेश आए। एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कांवड़ियों के जज्बात हैं कि किसी मुस्लिम पुलिस एहलकार का नाम भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। इस कदर इम्तियाज क्यों? उन्होंने दरियाफ्त किया कि यकसानियत नहीं होनी चाहिए, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। सब डिवीजन रामसू में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा से चिक्की सरबगनी को जोड़ने वाले पुल तक पैदल चलने का रास्ता ना होने से आवाम को बदतरीन मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि हजारों की आबादी पर मुश्तमिल इलाके चिक सरबगनी को जोड़ने वाले पुल से पहले बने कदीम रास्ता तामीराती कंपनियों की जानिब से डाले गए मलबे से तबाह बर्बाद होने के बाद बड़ी आबादी को जोड़ने वाले इस पुल तक पैदल चलने का रास्ता ना होने से आवाम ने कई बार मुतल्लिका हुक्काम और सब डिवीज़न रामसू इंतजामिया से मसला उजागर किया, ताहम आज तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर आवाम ने बरहमी का इजहार किया। वहीं शमशान घाट को जाने वाला रास्ता भी इस मलबे की नजर हो गया है। मौके पर पहुंचे DDC काउंसलर और रामसू फैयाज अहमद ने इंतजामिया से इलाके को जोड़ने वाले चंद मीटर के इस रास्ते को फौरी तौर पर तामीर करने का मुतालबा किया है। रास्ते का इशू हमारा अरसा दराज से है, मगर हमने बहुत बार अपनी दाद फरियाद इंतज़ामिया से की। यहाँ तक कि इस डेट में हमारे रास्ते की आप कंडीशन देखोगे, मुझे लगता है कि हम कदीम ज़माने में जी रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी हमारे लिए इस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि नेशनल हाईवे के साथ में हमें ब्रिज दिया है, स्टील ब्रिज है, सिर्फ 50 से 60 फुट का रास्ता हमें नहीं मिल रहा है। अगर किसी ज़मींदार का कोई एतराज़ है, डिपार्टमेंट इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकती है। अरसा दराज से इस चीज़ का मामला चल रहा है। अब हमें राशन का डिपो मिल गया था सर ऊपर, तो वो राशन लेने के लिए यहाँ से हमें खच्चरों का रास्ता भी बंद हो चुका है। यहाँ ईदगाह से लेकर यहाँ तक का रास्ता बंद हो चुका है। यहाँ से मैं जा रहा था, अभी मेरे कुछ लोग यहाँ पे मिले। हमने बहुत पहले भी एक शिकायत की थी, उस समय भी हमने SDM साहब को बुला के यहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो नेशनल हाईवे वालों ने जो रास्ता हमारा डैमेज किया हुआ है, और ये रास्ता जो यहाँ नेशनल हाईवे से इस ब्रिज तक जो रास्ता है, ये पिछले 4 साल से जो नेशनल हाईवे ने डैमेज किया हुआ है यहाँ पे, और 4 साल से अभी तक भी जो है इन्होंने इस रास्ते पे नहीं देखा हुआ है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आप आज भी इस रास्ते को देखेंगे, मुझे नहीं लगता कि इंसानों का रास्ता है। और उसके साथ साथ यहाँ 2 रास्ते थे, एक नीचे शमशान घाट था। अब बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मुझे कि जो हमारी रामसू में जितने ऑफिसर हमारे हजरात बैठे हो, चाहे वो SDM साहब हो, तहसीलदार साहब हो, उनके बिल्कुल बैक साइड में 200 फुट के दूरी पे उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे जो रास्ते की हालत है, उनको हम ये चीज़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं शमशान घाट इसके सामने है, उसके लिए भी रास्ता नहीं है। यहाँ खच्चर जो, और ये रास्ता वो रास्ता है कि रामसू से लेकर ये गूल संगलदान रियासी तक ये रास्ता हमारा उस एरिया के जो ब्रिज है, यहाँ से हमारे
खाना बदोश जो बकरवाल लोग हैं बेचारे, वो भी यहाँ इसी रास्ते से गुजरते हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि इस हेडक्वार्टर रामसू में कि इनको जो है बिल्कुल 2 मिनट दूरी पे जो है अभी तक ये भदरवा में वाक़ई राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट की जानिब से आज एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है। लोगों में आलूदगी से मुतालिक बेदारी और दिगर ईंधन से चलने वाली गाड़ियों से नुकसान के बारे में आवाम को जानकारी दी गई। साइकिल चलाने से आवाम को क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, इस ताल्लुक से भी जानकारी फराहम की गई। इस रैली में तकरीबन 100 साइकिल सवारों ने शिरकत की। भदरवा पठानकोट हाईवे पर 7 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद रैली डाक बंगला भदरवा पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां एसपी भदरवा आफ्ताब आलम मीर ने साइकिल सवारों का इस्तकबाल किया। करके रैली जो भी थी हमें बहुत अच्छा लगा ये सब करके। और मैं गर्ल्स के लिए स्पेशली, बहुत कम गर्ल्स देखने को मिले यहाँ पे, 3 ही गर्ल्स थी, बहुत कम अवेयरनेस है गर्ल्स के बीच में। तो मैं उनके लिए स्पेशली कहना चाहूंगी कि अगर आप हर जगह अपना इक्वल राइट मांगते हो तो आपको इक्वली पार्टिसिपेट भी करना है। अगर आपको इक्वल राइट चाहिए तो आपको इक्वली पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, ताकि लोगों को पता लगे कि नहीं, लड़कियां भी उतनी ही अवेयर हैं उस चीज को लेकर जितना कि जोश होने से आपके लिए भी बहुत अच्छा है। यू ग्रो एज अ पर्सन, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। You meet so many people, you get to learn so many things. तो अच्छा रहता है आगे के लिए। तो जैसे कि बताया कि आप सारे यंग लड़के हो, डिसाइड एनीथिंग इज पॉसिबल। उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है ना, और तो कश्मीर में नौजवानों का साइकिलिंग की तरफ अब खासा रुझान बढ़ रहा है। साइकिलिंग की तरफ राग़िब करने की गरज से शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला के टंगमर्ग से गुरैज तक का सफर 4 नौजवानों ने साइकिल पर शुरू किया। समाजी शख्सियत गुलाम मोहम्मद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन 4 नौजवानों ने स्कीइंग में भी अपना लोहा मनवाया है। अब ये साइकिलिंग के मैदान में लोहा मनवा रहे हैं। इन नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि गुरेज वैली जाते जाते वो नौजवानों को साइकिलिंग के इस फील्ड की तरफ खुसूसी तौर पर राग़िब करवाएंगे, ताकि इस मैदान में कश्मीर से मजीद नौजवान निकल आएँ जो मुल्क का नाम रोशन कर सकें। ये साइकिलिस्ट उम्मीद करते हैं कि कम मुद्दत में वो गुरेज तक का सफ़र मुकम्मल करेंगे और एक रिकॉर्ड कायम करेंगे। अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें इतनी हिम्मत दी गुरेज जाने के लिए, और हमें ये रिकॉर्ड बनाना है कि हम कम से कम टाइम में वहाँ पहुँचे। और दूसरी बात, बाकी यूथ्स के लिए यही मैसेज रहेगी कि आप ड्रग्स को जो है, मतलब बहुत जो गंदे काम हैं उनको छोड़ के आप साइकिलिंग में आओ, और आप देखो आपका कैरियर इसी में बन जाएगा और आपका रोज़गार भी इसी में बन जाएगा। 4 फ्रेंड है साथ में और साइकिल भी हमारा साथ है। मतलब मैं उन लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ जो नशा करता है, कुछ ड्रग्स कर रहा है, मैं उनको भी मैसेज पूछना चाहता हूँ कि वो भी हमारे साथ कुछ ज्वाइन करें हमारे, ताकि हम भी मतलब उनके साथ कुछ मतलब जाएंगे। हमने इरादा किया था परसों ही कि हम गुलमर्ग से लेकर लगातार गुरेज तक जाएंगे। मेरी यही मैसेज है कि आजकल के जो यूथ है बहुत ज़्यादा ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, वो आउटडोर गेम्स की तरफ बहुत तवज्जो ही नहीं देते। इसीलिए हमने आज ये प्रोग्राम किया था जो हम साइकिलिंग करेंगे गुलमर्ग टू लद्दाख। जो भी यूथ है उनको यही मैसेज दे कि हमारे साथ शिरकत। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे तमाम मसाइल पर अपने ख्यालात का बरहमला इजहार कर रहे हैं। मुल्की व रियासती सियासत, मरकजी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल, अपोजिशन खेमे में बिखराव या फिर अपनों की बेरुखी, तमाम मुद्दों पर उद्धव ठाकरे बेलाग लपेट बातें कर रहे हैं। सामना को दिए खास इंटरव्यू में उद्धव ठाकरे ने कहा कि जमहूरियत में हमेशा जीत ही मिले ऐसा नहीं होता, हार जीत लगी रहती है। उन्होंने कहा कि कुर्सी आती है जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए। देश के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर तमाम पार्टियां मिलकर मुल्क के लिए काम नहीं करती तो वो मुल्क की दुश्मन कहलाएंगी। उद्धव ठाकरे ने अग्निवीर स्कीम और मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल पर भी अपनी राय रखी है। शक्ती जे आपण म्हणताय ती उद्धव ठाकरे एक प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते, आजचे शिवसेना प्रमुख, शिवसेना पक्ष प्रमुख म्हणून तुमच्याकडे आज आहे का? आहे, नक्कीच आहे। म्हणजे प्रश्न माझ्या एकट्याचा नाहीये, पण सर्व देशातील सर्व राज्यांनी एकत्र व्हायला पाहिजे। आणि माझं तर म्हणणं आहे की भारतीय जनता पक्षाने सुद्धा अधिक शत्रू न वाढवता एक ज्याला आपण आरोग्यदायी राजकारण म्हणतो आपण, चांगलं हेल्दी पॉलिटिक्स असं करावं। ठीक आहे ना, कोण विरोधी पक्षात असेल, आम्ही तर मित्रच होतो, 25-30 वर्ष आपण त्यांची सोबतीच होतो, तरी सुद्धा 2014 त्यांनी युती तोडली होती, कारण काही नव्हती।